कि एक साल में 1,64,000 लोग मर गए सुसाइड से, ठीक है। और फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर एक साल में 5 लोग भी कोरोना से मर जाएं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है लोगों की सुन के। राइट। बच्चों का चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक रहता है ज़्यादातर, क्योंकि पेरेंट्स को ये नहीं पता कि पेरेंटिंग करनी कैसे। उनको अगर कोई बताता भी है कि भाई इस तरीके से मत किया करो, तो वो उसको ले जाते हैं कि हमारा बच्चा है, हम हमारी मर्जी से हाँ। करेंगे। जब वो बड़ा होता है, एडल्ट होता है, तब उसको पता लगता है कि यार क्या क्या हुआ था, और उस समय उसको उस चीज़ के फ्लैशबैक चालू होते हैं, और वो उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ लेके जाते हैं। हम साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जा रहे क्यों जा रहे हैं, हैं? हम पागल थोड़ी हैं। तो ये जो एक चीज़ है ना, मेरे को लेबल कर देंगे, ये लेबल करने वाला डर बहुत है लोगों के अंदर। तो अल्टीमेटली स्ट्रेस आपको कार्डियक इश्यूज की तरफ लेके जाता है। जब आपका ब्रेन थकता है तो आप क्या करते हैं? जनरली लोग कुछ भी नहीं करते हैं। बेसिकली दो चीज़ें तो आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए। एक तो बच्चों को अगर डिप्रेशन है तो वो ये नहीं बोलता कि मेरा मन उदास है, मेरे को नींद नहीं आ रही है ना, इस तरीके से नहीं होता है। बच्चों में चिड़चिड़ापन सबसे ज़्यादा आता है, और बच्चों में फिजिकल कंप्लेन ज़्यादा होने लग जाते हैं। बैक पेन, ये पेन, पेट में दर्द सबसे ज़्यादा कॉमन, एग्रेसिव होने लग जाते हैं ठीक बच्चे। है। अगर सबका बचपन नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल डेवलपमेंट हो, 40% मेंटल हेल्थ इश्यूज डाउन हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित शर्मा और आप सबका स्वागत है एक्सप्लोरिंग पर्सनालिटीज के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए, फिर आगे का वीडियो देखिएगा। क्यों हर साल इतने सारे बच्चे सुसाइड्स कर रहे हैं? क्या पेरेंट्स सही से परवरिश नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनकी परवरिश में कोई गलती है? चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है? कई बार क्या होता है ना, हम बड़े होके हमें बीमारियां होती है, मगर उसकी जड़ बचपन से रिलेटेड होती है। बचपन में कुछ ऐसा हुआ होता है जो बड़े होके हमें रियलाइज होता है कि हाँ, वो बचपन में ऐसा हुआ था और वो अब बीमारी का फॉर्म ले चुका है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कितनी कनेक्टेड है? डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है? स्लीप का क्या इंपॉर्टेंस है? क्या घर बैठे आप कुछ चेक पॉइंट्स है जिससे आप पता कर सके कि हाँ, मैं मेंटली फिट हूँ या मेंटली फिट नहीं हूँ? कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अभी घर बैठे मेंटली फिट हो सकते हैं? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब देने आए हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मुकेश। आपको क्या लगता है, गांव में सब खुश हैं कि शहर में ही सिर्फ मेंटली इल लोग हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए पॉडकास्ट लेट्स एक्सप्लोर मेंटल हेल्थ with Dr. Mukesh on exploring personalities in 3, 2, 1. तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि रूरल में भी है मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स, तो क्या अवेयरनेस है? लोग आ रहे हैं मेंटल हेल्थ की चेकअप्स के लिए? देखो, अवेयरनेस जनरली जो स्टडीज़ हुई है ना, स्टडीज़ ये कहती हैं कि लगभग ट्रीटमेंट गैप जो हमारे इंडिया में है ना, वो 75 टू 85% ट्रीटमेंट गैप है मानसिक बीमारियों के लिए। ओके। तो मतलब 75 से 85% लोग ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। तो मान के चलो, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है अवेयरनेस की कमी, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है स्टिग्मा। ओके। है ना, ये दो सबसे बड़े बैरियर हैं जो पेशेंट को ट्रीटमेंट लेने से रोकते हैं। ठीक है। ठीक है। और ये रूरल में और ज़्यादा होगा कंपेयर और टू? रूरल में और ज़्यादा है। ठीक है। और देखो, स्टिग्मा तो मैं कहूँगा कि रूरल में ज़्यादा है, लेकिन इवन बहुत एजुकेटेड लोगों में भी है। राइट। क्योंकि मेरे से वो जब कांटेक्ट करते हैं तो वो मुझे समझ में आ जाता है। तो काफ़ी लोग झिझकते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में, कि जाएंगे पता नहीं वहाँ कौन मिल जाए, या फिर हम साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जा रहे हैं, हम पागल थोड़ी हैं। तो ये जो एक चीज़ है ना, कि मेरे को लेबल कर देंगे, ये लेबल करने वाला डर बहुत है लोगों के अंदर। और उनको ऐसा लगता है कि मतलब स्टिग्मा तो बेसिकली यही है ना, कि जैसे ही किसी को ये समझ में आता है ये साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, तो लोगों के मन में एक नेगेटिव दृष्टिकोण आ जाता है, नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है। ठीक है। वो स्टिग्मा है, उसी से ही सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है। ठीक है। सही बात है। ये डर है कि लोग कहने लग जाएंगे ये तो मेंटल है, हाँ, मतलब या उसको। उसके साथ हाँ। कहीं ना कहीं पार्शियलिटी होने लगेगी, ठीक है। या अलग उसको ट्रीट अलग करने। एंगल से हाँ। देखा जाएगा उसके बाद। ठीक है। तो ये जो एक डर है लोगों के बीच में, यही सबसे बड़ा बैरियर बना हुआ है, और इसी वजह से इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट गैप है। राइट। मुश्किल से 15 से 25% लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एज पर द स्टडी इन इंडिया। क्रेजी। सर, अभी कॉर्पोरेट में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक मतलब इन्फोसिस के जो हमारे फाउंडर है नारायण मूर्ति सर, वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को 90 आवर्स एक वीक में काम करना चाहिए, और वहीं महिंद्रा के जो ओनर है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बहुत ज़्यादा वो ना कंट्रोवर्सी हो रही है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आपके हिसाब से क्या ये सही है कि एक हफ्ते में 90 घंटे काम करना एक एम्प्लॉय के लिए, क्या उसके मेंटल हेल्थ के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए ठीक है? देखो, अगर अपन साइंटिफिक वे में सोचें तो भी सही नहीं है, ठीक है। और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं या मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं, तो मैं जितने भी पेशेंट देखता हूं, मोस्टली एंजाइटी डिप्रेशन बहुत कॉमन है। ठीक है। और उनसे मैं जब बात करता हूं उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में,
तो उनके लाइफस्टाइल में सिर्फ वर्क 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 रहता है। ओके। आजकल लोग भूल गए हैं कि उनकी हॉबी क्या थी। लोगों से कम्युनिकेशन भी किया जाता है, सोशल गैदरिंग्स में भी जाया जाता है, फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं Right. और लोगों के साथ मिल के, सही। है ना। टूर भी किए जाते हैं, घूमने भी जाया जाता है, अपना पैशन भी फॉलो किया जाता है। सही। अब जब आप इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकालोगे और सिर्फ वर्क ही वर्क में जाओगे तो कहीं ना कहीं मेंटल फटीग तो होगी। राइट। भाई सीधी सी बात है, अगर आप फिजिकली फटीग होते हो तो आप मेंटली भी फटीग होते हो। ओके। अब फिजिकली अगर आप 6 घंटे काम कर सकते हो तो मेंटली भी आप 6 घंटे ही काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मेंटली बस आप 24 घंटे काम कर रहे हो, नहीं, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपकी एफिशिएंसी कम होने लगेगी, आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। वैसे ही जैसे आप 6 घंटे अगर खेत में काम करते हो, इसी दिन आप 12 घंटे कर लेते हो तो आपसे उठा नहीं जाता दूसरे दिन। सही बात। ऐसे ही मेंटल फटीग होता है और आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं और आपकी एफिशिएंसी गिरेगी। ठीक है। तो अगर वो इस तरह का बोल रहे हैं तो डेफिनेटली जो उनके लिए काम कर रहे हैं, हाँ। उनकी एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाएगी इस तरीके से। अगर जिस तरीके से वो बोल रहे हैं उस तरीके से चलेंगे तो ओके। कहीं भी वो सही नहीं है। ठीक है, मतलब वो उल्टा खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। वो हाँ। 90 घंटे में उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना वो 60 घंटे में 50 घंटे में कर रहे हैं। यस। राइट। और आजकल कंपनियां तो बल्कि ये कर रही हैं कि हम हमारे जो वर्क प्लेस है उसको हेल्दी किस तरीके से बनाएं। तो वो कुछ इस तरह की चीजें भी करते हैं कि आप 1 घंटा निकालो तो वहाँ पे जैसे टीटी का इंतजाम कर दिया तो टीटी खेल रहे हैं, या कोई कॉमन स्पेस दे दिया, वहाँ पे जाकर के आप बात करो, या आप जो भी आपकी हॉबी है वो कर सकते हो, फिर आप जाकर के काम करो। तो इससे क्या होता है कि आपके वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ती है। राइट। वो अपने मेंटल हेल्थ को बेटर रखेगा तो ज़्यादा फोकस कर पाएगा, तो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। राइट। राइट। और आप उसको घिसोगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सही बात है, सही बात। ये बात मैं रेजोनेट कर सकता हूँ क्योंकि देखो जब पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि बच्चों को स्पोर्ट्स में मत डालो और बस पढ़ाई 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 पे करो। पर मैं पढ़ रहा था जब पॉडकास्ट के लिए, तो एक रिसर्च में ये भी था कि अगर आप बच्चे को स्पोर्ट्स में डालोगे तो उसकी पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी। तो क्या ये सही है कि पेरेंट्स का रोकना सही है या फिर स्पोर्ट्स खेलना सही है? आप ये बताइए। देखो, बैलेंस करना सबसे ज़रूरी है ना। बच्चे के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है ना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने से बच्चे को, मान लो जैसे कि फुटबॉल पसंद है, वो फुटबॉल खेलना चाहता है, पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, क्यों 1 घंटा खराब हाँ, करना सही है तुम्हें है, पूरे हाँ। दिन भर में, आप उस 1 घंटे में पढ़ाई कर लो। लेकिन आप ये सोचो कि एक ह्यूमन ब्रेन कितनी देर तक कंसंट्रेट कर सकता है कंटिन्यूअसली? Right. 40-45 मिनट्स। राइट, मैक्स। हाँ। उसके बाद आपको गैप लेना होता है, 10 मिनट का गैप लो आप। और एक दिन में आपका ब्रेन कितना कंसंट्रेट कर पाएगा? 5 to 6 आवर्स, मैक्सिमम 8 आवर्स। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ाई के लिए उसको फोर्स करोगे तो इससे ज़्यादा फिर वो कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, फिर वही उसकी एफिशिएंसी डाउन होने लगेगी, फिर वही मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। तो बेटर ये है कि बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई करेगा, वो पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अपनी जगह है। अगर वो खेलना चाहता है, आप उसको उसके लिए मोटिवेट करो, आप उसके लिए फैसिलिटीज़ दो, एकेडमी ज्वाइन करवाओ, जाने दो उसको, खेलने दो। उससे उसकी एफिशिएंसी पढ़ाई में बढ़ेगी ही बढ़ेगी डेफिनेटली। राइट। शायद उस 1 घंटे के स्पोर्ट्स के लिए वो और अच्छे से पढ़ाई करे कि भाई हम पढ़ लेता हूँ फिर मैं खेलने जाऊंगा। Yes, राइट, राइट। बिल्कुल। तो अभी पढ़ाई की बात हुई, बच्चों की बात हुई, तो जैसे कोटा जैसे शहर है वो तो लाइमलाइट में आ जाते हैं सुसाइड्स के लिए, पर और भी बहुत सारे शहर हैं जहाँ बच्चों को कई बार न्यूज में आता है कि क्लास 6 में बच्चे हैं तभी कोचिंग में भेज दिया कि 6 से ही बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। वो बड़ा भी नहीं हुआ, उसको आईएएस पता भी नहीं होगा, तब से वो तैयारी कर रहा है। अब एमएनआईटी में कल परसों का रिपोर्ट आया है, एक सुसाइड हुआ हमारे पास में। तो इसके बारे में बताइए, क्यों कर रहे हैं बच्चे सुसाइड्स? देखो, सुसाइड एक बहुत बड़ा कंसर्न है और ये एक साइलेंट पेंडेमिक है, आई विल से। ओके। किस तरीके से है, जैसे मान लो 2022 का जो डाटा है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का जो डाटा है, वो ये कहता है कि 1,64,000 लोगों ने सुसाइड किया एक साल में। अब आप ये सोचो कि एक साल में 1,64,000 लोग मर गए सुसाइड से, ठीक है, और फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर एक साल में 5 लोग भी कोरोना से मर जाएं तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है लोगों की सुन के। और वो 1,64,000 तो रिपोर्ट के अनुसार, कहीं तो बताते भी नहीं है। अब क्या है, जैसे जनरल WHO का क्या कहना है कि जब एक सुसाइड होता है ना, तो उसके अराउंड 20 अटेम्प्ट्स होते हैं। समझ रहे हो आप? तो अटेम्प्ट का डाटा आप 20 गुना मान लो, इतना डाटा है। ठीक है। तो ये तो कंप्लीट सुसाइड है जो 1,64,000 हुए हैं 2022 में।
और हर साल जैसे 2021 का आप देखोगे लगभग 1,52,000 के आसपास है, तो हर साल 10,000 से बढ़ रहा है ये डाटा, और ये इश्यूज बढ़ ही रहे हैं। अब जैसे अगर अपन उन सिटीज़ में आते हैं जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है, जैसे मान लो सीकर है और कोटा है, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक रेस से चालू हो जाती है, और शुरू से ही हम बच्चे को ये फीड हो जाता है बच्चे के माइंड में कि अगर मैं पास होऊंगा तो मेरी वैल्यू है, और अगर मैं पास नहीं होऊंगा तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो मान लो जैसे कि अगर कोटा 1 लाख लोग जाते हैं तो सीट्स तो लिमिटेड है, बहुत 90,000 लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, तो क्या वो वर्थलेस है? नहीं है। तो यही सिखा के भेजा जाता है। एक क्या रहता है कि जैसे मान लो बच्चे का ये पेरेंट्स दिमाग में डाल देते हैं कि देखो अगर आप 95% बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बस इतना बोल के छोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ। वो ये नहीं बोलते हैं कि अगर कम भी आएगा तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना। परसेंटेज कुछ मैटर नहीं करते हैं। बच्चा क्या सोचता है कि अगर मेरे 95% आ गए ना तो मेरी वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है। जैसे उसके 94% भी आ जाते हैं ना, वो खुश नहीं होता, कुछ तो रह जाता है, खुश नहीं होता वो। हाँ। अब आप बताओ कि 94 और 95% में क्या डिफरेंस है? सिर्फ सोच का डिफरेंस है, राइट, और कोई डिफरेंस नहीं है। राइट। एक 12th के बच्चे के लिए क्या मायने रखता है उसका 89 आ रहा है, 90 आ रहा है, 95 आ रहा है, 99 आ रहा है, बहुत क्लोज नंबर्स हैं, बहुत, लेकिन फिर भी उसके लिए बहुत वैल्यू हो जाती है। राइट। काफी बच्चों को मैंने देखा है कि 1-1% डाउन होने से ही वो बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। ओके। तो शुरू से ही हम बच्चे के दिमाग में क्या डाल रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। राइट। दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हम बच्चे को अल्टरनेट ऑप्शन नहीं देते। जैसे मान लो मैं कोटा भेज रहा हूँ बच्चे को ये कह के कि तेरे को डॉक्टर बनना है ना, हम उसको ये नहीं कहते कि भाई तू डॉक्टर नहीं बनेगा तो तेरे पास और क्या ऑप्शन है। और ऑप्शन की बात ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं देते आप उसको और ऑप्शन? बच्चा जाता है वहां पे, बच्चे के दिमाग में एक ही ये फीड रहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो मेरी लाइफ तो खत्म है। कैसे खत्म है लाइफ, कैसे खत्म है? आप डॉक्टर नहीं बने, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे स्कोप है, उनकी आप बताओ ना। उनको आप बताओ कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो, है ना। मेडिकल फील्ड में भी और भी बहुत सारे स्कोप हैं, उनकी आप तैयारी कर सकते हो। तो अनगिनत ऑप्शंस हैं, तो बच्चे के साथ पूरे ऑप्शन डिस्कस करने चाहिए, ना कि उसको एक टारगेट दे करके भेज देना चाहिए। टारगेट दो लेकिन अल्टरनेटिव ऑप्शन देना बहुत जरूरी होता है। राइट, राइट। इसमें स्कूल का भी तो सर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। खासकर मैंने देखा है कि राजस्थान के स्कूलों में बच्चों को बहुत बुरी तरह मारा जाता है जब उनके नंबर थोड़े भी कम आ जाते हैं। मेरे को अपने क्लास 10th होगा शायद, उसमें 10th या 12th है, उसमें 9.5 आउट ऑफ 10 आने से भी असेंबली में खड़े करके बच्चों को मारा जा रहा था। तो ये कुछ अलग ही माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है बच्चों में। तो आई थिंक स्कूल भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। आपको क्या लगता है? देखो परसेंटेज या जो ये स्कोर होते हैं इनके पीछे स्कूल वालों का तो ये रहता है ना कि अगर हमारे यहाँ से बेस्ट परसेंटेज आएगी या 90+% ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का आएगा तो उनका स्कूल टॉप करेगा। राइट। उनका भी अपना कंपटीशन है अदर स्कूल से, ठीक है। तो उनका टारगेट तो वो रहता है। उनको बच्चे से तो मेरे को लगता नहीं है लेना देना है। सही बात है। और मुझे तो परसेंटेज का मतलब ही समझ में नहीं आया आज तक। ठीक है। भाई आपके क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, सबका IQ लगभग सेम ही होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट। हाँ, डिपेंड करता है कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। जो बच्चा पीछे जा रहा है उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, उस पर फोकस करना जरूरी है। मेरे पास इतने सारे कॉमन इश्यूज आते हैं, बच्चों के साथ बुलिंग हो रही है स्कूल में, है ना। बच्चों को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसके कोई कोई फोकस ही नहीं कर रहा। जैसे तारे जमीन पे मूवी है, उसमें बच्चे को लर्निंग डिसलेक्सिया था, ही इज नॉट एबल टू रीड द वर्ड्स, बट स्टिल पेरेंट्स बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे, स्कूल बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा था, बाकी बच्चे बुलिंग कर रहे थे, वो बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा था, है ना। तो हम बहुत बार बच्चे की प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करके और डायरेक्टली उसको सिर्फ एक परसेंटेज समझ लेते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। अगर बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं या उसका स्कोर डाउन हो रहा है, आप देखो कि क्या प्रॉब्लम है, और वो पेरेंट्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और स्कूल वालों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कहाँ कमी है। हम डायरेक्टली उस बच्चे को स्कोर से जज कर लेते हैं,
और उसके बेस पे हम उसकी पनिशमेंट डिसाइड कर लेते हैं। राइट। तो पनिशमेंट इज नॉट ए मेथड। ओके ओके। तो सर अभी जब हम बड़े हैं, अभी तो उतने बड़े नहीं, पर एक बड़े हो जाते हैं तो हमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं, पर कई बार वो प्रॉब्लम बहुत पहले की होती है, बचपन में कुछ हुआ होता है और वो तब जाके अपना इफेक्ट दिखा रहा होता है, जिसको चाइल्डहुड ट्रॉमा कहते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, जो एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बोलते हैं इसको, जनरली हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। तो बचपन में आप देखो कि अगर इंडियन सिनेरियो की मैं बात करूं तो बच्चों का चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक रहता है ज़्यादातर, क्योंकि पेरेंट्स को ये नहीं पता कि पेरेंटिंग करनी कैसे है ना। ओके। और वो उनको अगर कोई बताता भी है कि भाई इस तरीके से मत किया करो, तो वो उसको ले जाते हैं कि भाई हमारा बच्चा है, हम हमारी मर्जी से करेंगे। तो जो एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस रहते हैं बच्चों के, एक तो जो डिस्क्रिपेंसी आती है, दो पेरेंट हैं, दोनों की पेरेंटिंग अलग अलग होती है। हाँ ठीक है। एक बहुत हार्ड होता है, ठीक है। और दूसरा बहुत सॉफ्ट होता है। lenient होता है, हाँ। बच्चे को ये पता है कि किससे जाके काम निकलवाना है और किससे दूर रहना ठीक है ना। तो शुरू से क्या बन जाता है, एक फादर जो होता है वो तो बहुत हार्ड पेरेंट बन जाता है और मदर बहुत सॉफ्ट पेरेंट बन ठीक जाती है। है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है पेरेंटिंग में, ये बच्चों के लिए सही नहीं है। ओके। बच्चे तो उसी के पास जाएगा जिसे काम निकलवाना है, लेकिन ये उसके लिए एक्चुअली कंफ्यूजन पैदा करता है और उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है धीरे धीरे टाइम के साथ। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज जो जो हम पनिशमेंट देते हैं बच्चे को, शुरू में तो हम क्या करेंगे, जनरली जो होता है कि बच्चे को जो मांगेगा वही देते रहेंगे देते रहेंगे। ठीक है। जैसे वो बड़ा होता है, उसकी नीड्स बड़ी हो जाती हैं, एक्सपेंसिव हो जाती हैं, फिर आप नहीं दे पाते, फिर वो जिद करने लगता है, फिर आप उसको मारने लगते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज हैं वो बहुत कॉमन है इंडिया में। राइट। मैं बता रहा हूँ 70 to 80% केस तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, और हमारे यहाँ तक जो केसेस पहुँचते हैं, काफ़ी सारे जो एडल्ट हैं वो डिस्क्लोज करते हैं हमारे सामने आके कि बचपन में ये हुआ ये हुआ ये हुआ। बचपन में जितनी भी जो एडवर्स इवेंट्स होते हैं, बच्चे को उस समय पता नहीं होता कि ये क्या हुआ, है ना। उसको स्ट्रेस होगा बच्चे को, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि ये क्या है, ये सही है गलत है, ये क्या है। जब वो बड़ा होता है, एडल्ट होता है, तब उसको पता लगता है कि यार क्या क्या हुआ था, और उस समय उसको उस चीज़ के फ्लैशबैक चालू होते हैं, और वो उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ लेके जाते हैं। भले ही उनकी काफ़ी पिटाई हुई हो, या कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, या कोई फिजिकल अब्यूज़ हुआ हो, ये सारी चीज़ें उनके उनके कहीं ना कहीं फ्लैशबैक्स चालू होते हैं और कहीं ना कहीं उनको डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ लेके जाते हैं। तो मैं मोटा मोटा आपको ये कहूँ कि अगर सबका बचपन नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल डेवलपमेंट हो, ठीक है, तो 40% मेंटल हेल्थ इश्यूज डाउन हो सकते हैं। 40%? यस। ओके। तो सारे मोस्टली मेंटल हेल्थ इश्यूज का जो रूट है ना, वो है चाइल्डहुड से, जो मुझे आज तक समझ में आया है। और ये फिगर आउट कैसे करें, उसके लिए आपको साइकियाट्रिस्ट के पास आना ही पड़ेगा कि ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है या क्या है, वो खुद से घर पे पता नहीं हो सकता। देखो, मतलब जो एडल्ट है उसके लिए पूछ रहे हो? हाँ, देखो, वो तो जो बचपन से जितनी भी चीजें हुई हैं, वो तो उसको अभी जो चीजें जितने ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, वो उतना ही ज्यादा ट्रॉमेटिक रहा है उसके लिए उस समय। ओके। क्योंकि वो एक छाप छोड़ गया उसके दिमाग पे, एक अब वायरिंग resurface बना हो के रहा है चला वो। गया। यस। अब तो आपको उसके फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। ठीक है। जो चीजें बहुत माइनर थी वो तो ऑलरेडी ओवरकम हो जाती हैं, उनका तो अपन को समझ में नहीं आता। और जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो बचपन से लेकर के 18-19 साल की एज तक चलता रहता है। आपका ब्रेन भी मैच्योर होता रहता है और धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी भी बनती रहती है। और जितने ज़्यादा एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस रहते हैं, उतनी ही आपकी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्ट होती रहती है। तो जनरली आप देखोगे कि जिनका एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रहा है, वो ज़्यादा इम्पल्सिव रहेंगे, है ना। वो ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे चीज़ों को लेकर के, ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे, और बहुत ज़्यादा सब्सटेंस यूज की तरफ चले जाते हैं, है ना। एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं वो लोग। तो ये सारे इश्यूज धीरे धीरे उनके नेचर में होने लगते हैं। हम देखते हैं ना, जैसे जो एडल्ट है, एक एडल्ट देखोगे आप बहुत इंट्रोवर्ट है, एक एडल्ट देखोगे आप बहुत एक्सट्रोवर्ट है, एक देखोगे आप बहुत इम्पल्सिव है। एक छोटी सी बात होती है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोड हो जाता है।
है ना। तो ये सब चीजें इम्पल्सिविटी और ये सारी चीजें आई कहाँ से हैं? ये उनके पर्सनैलिटी डिस्टॉर्शन से आई हैं, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुई है एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से। तो सर आपने सेक्सुअल अब्यूज की बात की कि बचपन में सेक्सुअल अब्यूज होता है बहुत सारे बच्चों में, तो क्या उसमें मेल्स भी इंक्लूडेड है? क्योंकि अगर बात बाहर आ भी जाती है, यूजुअली फीमेल्स की आती है, तो क्या छोटे बच्चे जो मेल्स हैं उनको भी अब्यूज किया जाए? ऐसे केसेस भी आए हैं आपके पास? बिल्कुल, और बहुत कॉमन है। ओके। जनरली अगर आप रेशियो भी देखोगे ना तो लगभग इक्वल मिलेगा आपको। अच्छा। फीमेल गर्ल हो, गर्ल चाइल्ड हो चाहे बॉय चाइल्ड हो, हाँ। दोनों के साथ ही सेक्सुअल अब्यूज होते हैं और ये बहुत कॉमन है। जनरली बच्चों को मतलब जितने भी सेक्सुअल रिलेशंस और ये सब हैं इनको समझ में आता है 13-14 साल के आसपास। हाँ। कि अट्रैक्शन भी कोई चीज होती हाँ। है ना। उससे पहले 3-4 साल तो बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, है ना। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि मेल चाइल्ड की तरफ भी अट्रैक्ट होता है जब बहुत छोटा होता है ना। तो उस समय उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली कौन सा जेंडर की तरफ मैं अट्रैक्ट हूँ। ये सब चीजें 13-14 साल के आसपास शुरू होती हैं। तो इस चक्कर में भी काफी जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुद चाह के भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और मैं वो चीज भी उनके लिए ट्रॉमा बन जाती है जब वो एडल्ट में, क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं थे। यस, उस समय तो दे डोंट नो हाँ। कि क्या है क्या नहीं है, उनको नहीं पता लगता। दे आर जस्ट एक्सप्लोरिंग देयर सेक्सुअल अट्रैक्शन। तो उस समय भी इस तरह की कुछ चीजें हो जाती है। बाकी सेक्सुअल अब्यूज तो बहुत कॉमन है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल चाइल्ड हो, दोनों के साथ ही। लाइक वो छोटा बच्चा है एंड समवन इज अब्यूजिंग हिम, कोई बड़ा है एंड दे आर अब्यूजिंग। और जनरली बड़ा ही कल्प्रिट होता है और वो बहुत नियर बाई ही होता है। हाँ, और वो भी बोथ मेल और फीमेल होती है। यस। ओके, क्रेजी। अभी सर एक मेजर कॉज अगर आपको बताना हो कि पुअर मेंटल हेल्थ का, तो वो क्या हो सकता है? जो हम हमारी वर्क और हमारी जो लाइफ है उनके बीच में हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अगर हम बैलेंस करके नहीं चलते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे बड़ा कारण है मेंटल हेल्थ इश्यूज का। ठीक है, तो एक एग्जांपल दीजिए, एक पुअर मेंटल हेल्थ वाला और एक राइट मेंटल हेल्थ वाला, दोनों का एग्जांपल दीजिए। देखो, जो हमारे लिए कुछ बेसिक नीड्स हैं हमारे ब्रेन के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बेसिक नीड क्या है कि एक तो आप नींद प्रॉपर लो, ठीक है ना। आपका स्लीप साइकिल जो है वो रेगुलर होना चाहिए। ठीक है और सबका 6 से 9 घंटे की एक स्लीप होती है जो एडिक्वेट होती है, ठीक है वो अपन को लेना चाहिए। ठीक है दूसरा, रेगुलर फूड इनटेक, है ना। आप कभी भी खाते हो, जब आपको टाइम मिलता है तभी खा लेते हो। रात को 12 बजे भी खा रहे हो, शाम को 6 बजे भी खा रहे हो, कभी भी कोई रेगुलर फूड इंटेक नहीं है आपका, वो होना जरूरी है। और डेफिनेटली हेल्दी फूड तो होना जरूरी है। ठीक है, जंक फूड से अपन को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, आप सप्ताह में 1 दिन उसके लिए रखो। ठीक है ठीक है, तो ये हमारी सबसे बेसिक चीजें हैं, नींद और खाना पीने का तरीका। ठीक है दूसरी जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ रिलैक्सेशन की तो कुछ चीजें करो। ठीक है जैसे मान लो आप फिजिकली थक जाते हो तो आप क्या करते हो, आप जाकर के बेड पे रेस्ट करते हो। ठीक है और 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद आपको काफी अच्छा लगता है, हाँ। और आप वापस से अपने काम में बिजी हो जाते हो। जब आपका ब्रेन थकता है तो आप क्या करते हो? जनरली लोग कुछ भी नहीं करते हैं, फोन चलाते हैं। हाँ, तो उससे तो मेंटल फटीग और बढ़ जाता है आपका। हाँ, राइट। तो बेसिकली 2 चीजें तो आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए। एक तो फिजिकल एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, ठीक है ना। फिजिकल एक्टिविटी में आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, है ना, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगता है आप आधा घंटा उसके लिए निकालो। बहुत अच्छा है मॉर्निंग में करना, नहीं तो आप इवनिंग में भी निकाल सकते हो जब भी आपके पास। ठीक है एक सुबह शाम 2 जो 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग, वो सबसे बेसिक रिलैक्सेशन की टेक्निक है। ठीक है डीप ब्रीदिंग जनरली हम बोलते हैं कि आप 4 सेकंड में धीरे धीरे डीप इनहेल करो, 2 सेकंड होल्ड करो, 4 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ो। ठीक है 5 मिनट सुबह शाम ये करना चाहिए। बस 5 मिनट? हाँ, 5 मिनट बहुत है, बहुत। ये सबसे बेसिक है। तो इतना तो आपको करके चलना चाहिए। आप नींद का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी और डीप ब्रीथिंग। ठीक है फिर भी अगर आप टाइम निकाल पाओ तो आधा 1 घंटा आपको अपनी हॉबी के लिए निकालना चाहिए। वॉट एवर इज योर हॉबी। क्रिकेट है, आप क्रिकेट के लिए टाइम निकालो। ड्राइंग है, आप ड्राइंग के लिए टाइम निकालो। आपका सिंगिंग का पैशन है तो आप सिंगिंग के लिए टाइम निकालो। तो इस तरीके से अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस करके चलते हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बैड मेंटल हेल्थ कैसे शुरू होती है? जनरली आजकल क्या हो गया कि मेरे को टारगेट अचीव करना है, 1 महीना है मेरे पास, मेरे को कंपनी ने टारगेट दे दिया, मुझे ये अचीव करना है, गोल सेटिंग। हाँ। जैसे वो टारगेट पास आने लगता है,
लोग अपनी नींद को हैम्पर करने लगते हैं, खाने पीने को भूल जाते हैं, जो भी रिलैक्सेशन की चीज़ें कर रहे होते हैं उनको बंद कर देते हैं और उन काम पर लग जाते हैं। ठीक है। अब स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से ओवर थिंकिंग होती है, और ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए आजकल लोग स्मोकिंग और अल्कोहल को बहुत यूज़ करते हैं। तो स्मोकिंग और अल्कोहल आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, दैट इज टेम्परेरी, ठीक है। है ना। आप जैसे लेते हो आपको बहुत रिलैक्स महसूस होता है, और वो रिलैक्स आपको और ज़्यादा रीइंफोर्स करता है आगे उस चीज़ को यूज़ करने के लिए। ठीक है। और इसी तरीके से आप धीरे धीरे एडिक्शन की तरफ जाते हो, और धीरे धीरे मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस की तरफ भी जाते हो। तो लोगों ने आजकल यही कर लिया कि सुबह उठो, अपने काम के लिए रेडी हो, काम पे जाओ, काम करते रहो, आ जाओ, मोबाइल चला लो, हाँ। और या टीवी खाना देख भी लो। मोबाइल चलाते चलाते हाँ, खा लो। खाना भी मोबाइल चलाते चलाते खा लेते हैं। तो इस चक्कर में क्या है, आपकी माइंडफुलनेस तो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है। आप माइंडफुल तो हो ही नहीं किसी भी चीज़ के अंदर, राइट। ना खाने पीने में ना और किसी चीज़ में। एक आदमी खाना खा रहा है तो ही डजंट नो कि टेस्ट क्या है, टेस्ट स्मेल राइट। क्या है, कैसा दिखता है खाना, मैंने क्या खाया, आधी बार तो वो भी भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे ब्रेन को रिलैक्स देती हैं। राइट। अगर आप खाना खा रहे हो, आप बहुत अच्छा टेस्ट लगा उस खाने का, तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है उससे। हार्मोन्स रिलीज होंगे। यस, आप पार्क में बैठे हो, आप बर्ड्स की आवाज़ सुन रहे हो, आप फ्लावर्स को देख रहे हो, आप हवा को महसूस कर रहे हो, तो ये चीज़ें भी आपको बहुत रिलैक्स महसूस कराती हैं, और आपको हैप्पी महसूस कराएंगी, तो डेफिनेटली सेरोटोनिन रिलीज होगा ब्रेन में। और मैंने ये भी पढ़ा सुना कि जो जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है और जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, तो वो 30 मिनट का स्ट्रेस भी आपको काफी सालों तक वो एज कर देता है, मतलब एज कर देता है कि आप जल्दी मरने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, एजिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, राइट। सर, स्लीप के रिगार्डिंग मेरे को ये पूछना है कि जैसे आपने कहा कि 6 से 9 घंटे का एक साइकिल होता है, तो एनीवेयर बिटवीन 6 to 9, ठीक है ना? हाँ। तो क्या वो 6 घंटे एक पर्टिकुलर टाइम ब्रैकेट में होना चाहिए, जैसे कि मैं 10 बजे सो जाऊं और सुबह 5 बजे उठ जाऊं, या फिर कोई रात को 2 बजे सो रहा है और सुबह 8 बजे उठ रहा है, तो क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं? देखो, जो स्लीप है ना, स्लीप में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो क्वांटिटी और एक क्वालिटी। ठीक है। ठीक है। अब क्या है कि नींद में फेजेस होते हैं, ठीक है। रेम नॉन रेम फेजेस, उनके भी सब फेजेस होते हैं, ओके। है ना। वो फेजेस एक अपनी सीक्वेंस में चलते हैं। ठीक है। जब आपके वो फेजेस ब्रेक होते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है, ठीक है। और आपको सुबह फ्रेश महसूस नहीं होगा, हम्म। है ना। तो नींद एक ही बार में पूरी होना बहुत जरूरी है, उसी में ही आपके सारे फेजेस कंप्लीट होंगे, और तभी आपकी नींद एडिक्वेट मानी जाएगी, राइट। या ब्रेन के लिए एडिक्वेट होगी। राइट। बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो नींद में होते हैं, जैसे मेमोरी कंसोलिडेशन है। आप दिन भर पढ़ाई करते हो और रात को सो जाते हो, तो दिन भर आपकी जो मेमोरी है वो कंसोलिडेट हो जाती है जब आप स्लीप में होते हो, ठीक है। और इकट्ठा आपकी होना शॉर्ट मतलब। टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलती है। ठीक है। काफी बच्चे क्या करते हैं, रात रात भर जगते रहते हैं, तो उनका मेमोरी कंसोलिडेशन तो हो ही नहीं रहा, या फिर आप ब्रेकेज में सो रहे हो तो भी आपकी मेमोरी कंसोलिडेट नहीं होती है। तो एक्चुअली आपका जो आउटपुट निकलना चाहिए वो आउटपुट इतना नहीं निकलेगा जितना आप पढ़ाई कर रहे हो। राइट। मैंने एक क्रिएटर को सुना था, आपने जो कहा ना ब्रेक कर करके, उसका ऐसा था कि भाई आपको 6 घंटे सोना है, तो आप 1.5 घंटे करके अलग अलग इंटरवल्स में दिन में सो लो। दैट इज रॉन्ग आई गेस आपका। ऑफ कोर्स रॉन्ग है। Right. अब आप जब नींद शुरू होती है तो आपका नींद का नॉन रेम फेज शुरू होता है। राइट। आप जितनी बार सोओगे हर बार नॉन रेम ही शुरू हो रहा है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, Right. नॉन रेम का टाइम तो कम होता जाता है और रेम स्लीप का टाइम बढ़ता जाता है। ठीक है। तो आपकी अगर नींद को 3-3 घंटे में बांटें तो शुरू के 3 घंटे अलग इंपॉर्टेंट है और लास्ट के 3 घंटे अलग इंपॉर्टेंट है। हर बार सो रहे आप, वो वापस से रीस्टार्ट हो रहे हैं। तो आप स्लीप को पूरा कर ही नहीं पा रहे एक्चुअली। अच्छा। तो इस तरीके से तो आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत पुअर रहेगी। ये आप तो सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हो, आप नींद की क्वालिटी पे तो फोकस कर ही नहीं रहे हो। राइट। और जब तक आपकी क्वालिटी नहीं रहेगी तब तक आपकी मेमोरी के फंक्शंस कैसे होंगे, या फिर आपके स्लीप के फंक्शंस पूरे कैसे होंगे, आपका माइंड रिलैक्स कैसे होगा, ठीक है। आप रिजुवेनेट कैसे फील करोगे, ठीक है। आपकी मेमोरी शार्प कैसे होगी, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस कैसे इंप्रूव होंगे, नहीं होंगे। शायद इसीलिए आजकल लोग सो तो रहे हैं, कई लोग 8 घंटे 10 घंटे भी सोते हैं, फिर भी उठते हैं तब टायर्ड फील होता है। हाँ, तो शायद यही कारण होगा कि वो क्वालिटी स्लीप नहीं मिल रही उनको। स्लीप साइकिल रेगुलर नहीं है, ठीक है। एक तो ये कारण होता है। एक्सेसिव मोबाइल यूज, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, जो हम जो फिजिकल एक्टिविटी ये सब नहीं करते हैं, इस सब चीज़ों की वजह से स्लीप की क्वालिटी तो पुअर होती ही होती है। इसी वजह से हम टायर्ड फील करते हैं। एक्सेसिव यानी क्या, कोई ब्रैकेट है कि इतना मोबाइल यूज एक्सेसिव हो गया?
कोई है? देखो, स्क्रीन टाइम तो जितना भी रहेगा आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, ठीक है है। ना? लेकिन एक एडिक्वेट भी होता है ना। हाँ। आजकल क्या है, शिफ्ट ये हो गया कि सारा काम भी लैपटॉप पे, बच्चों की पढ़ाई भी लैपटॉप पे, ठीक है। उसके बाद एंटरटेनमेंट भी लैपटॉप पे, है ना? सारी चीजें तो लैपटॉप और टीवी पे ही हो रही हैं। तो जितना कम हम इसको कर सकते हैं हमको उतना कम करना चाहिए, ठीक है। है ना? बाकी ऐसा कोई फिक्स गाइडलाइन नहीं है, बच्चों के लिए है कि एज के अकॉर्डिंग कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, लेकिन बड़ों के लिए ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं बना हुआ। लेकिन आप जितना उसको मिनिमाइज कर सकते हो उतना अच्छा है, और जितना बीच में गैप दे सकते हो उतना अच्छा है। अगर कंप्यूटर पे काम है आपका, ऑफिस में 6 घंटे आपको कंप्यूटर पे काम करना है, तो आपको बीच बीच में गैप भी देना चाहिए, और आपको अवेयर रहना चाहिए, उसके बाद आप स्क्रीन टाइम कम यूज करो। और अगर आपको कोई बुक पढ़नी है आप फिजिकल बुक पढ़ो। ठीक है। आपको एंटरटेनमेंट करना है, मान लो आपको क्रिकेट पसंद है, आप बाहर जाके क्रिकेट खेलो, है ना? जो जितना ज़्यादा आप आउटडोर कर सकते हो आप उतना आउटडोर करो, जितना ज़्यादा आप फिजिकल बुक्स और ये सब पढ़ सकते हो उतना फिजिकली करना चाहिए। राइट। तो सर ये भी बहुत सारे प्रोडक्टिविटी गुरुज और कहते हैं कि जब आप सुबह उठते हो, जो स्टार्टिंग के जो 30 मिनट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, और उस 30 मिनट पे डिपेंड करता है कि आपका बाकी का 23 घंटे 30 मिनट कैसे रहने वाले हैं। तो क्या ये सही है? देखो, एक तो क्या है, जैसे अपन सुबह उठते हैं, जैसे अपन प्रॉपर नींद लेके सुबह उठते हैं तो डेफिनेटली आपका ब्रेन बहुत हेल्दी रहेगा उस समय। ठीक है। आप काफ़ी फ्रेश महसूस करोगे, ठीक है। और आपके कॉग्निटिव फंक्शन ज़्यादा एक्टिव होंगे उस समय, ज़्यादा अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है। तो उस आधे घंटे को आप यूटिलाइज कर सकते हो अपनी पूरी प्लानिंग बनाने में, ठीक है। दिन भर की। ठीक है। और आप उस दिन भर की प्लानिंग करके आप उसी तरीके से अगर चलते हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे जैसे आपका दिन निकलेगा आपको मेंटल फटीग होना लगेगा, और आपके डिसीजंस और आपका बिहेव करने का तरीका भी चेंज होने लगेगा, आपकी कंसंट्रेशन फोकस भी कम होने लगेगी। तो डेफिनेटली मॉर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं आपको मॉर्निंग में ही करने चाहिए। ओके। अगर कोई प्रोडक्टिविटी रूटीन हो आपके अकॉर्डिंग, एक साइकियाट्रिस्ट के अकॉर्डिंग, कि बेस्ट प्रोडक्टिविटी रूटीन क्या होगा, तो मॉर्निंग का तो कैसे होगा? देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एक स्लीप साइकिल बनाओ। ठीक है। उसके बाद आपको आधा घंटा तो फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। एज सून एज यू वेक अप। यस, नहीं, आफ्टर दैट जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। जब भी, अगर आप बेसिक एक्टिविटीज़ जो डेली लिविंग की बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप पहले करना चाहते हो आप पहले कर सकते हो, आप बाद में करना चाहते हो बाद में कर सकते हो। आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी करो, अपनी डेली लिविंग की बेसिक एक्टिविटीज़ जो आप करते हो वो कर लो। ठीक है। उसके बाद आप अपने ऑफिस के लिए या काम के लिए या स्कूल के लिए तैयार होते हो, आप स्कूल जाओ। आने के बाद आप आधा एक घंटा अपनी हॉबीज़ के लिए भी निकालो। ठीक है। वो एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है। और उसके बाद की जो दिनचर्या है उसको आप बैलेंस करो, है ना? अगर आपको होमवर्क करना है, पढ़ना है, उसके लिए अलग टाइम फिक्स टाइम कर लो कि भाई हाँ ये टाइम है। अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए अलग टाइम निकालो, अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकाल लो। बस फिर जो भी आपका सोने का टाइम है उस समय आप सो सकते हो। ठीक है। वो चीज़ें हैं। तो क्या सर ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी फॉलो करते हैं? देखो, एज मतलब ये जो इसको ये कुछ भी इसमें आइडियल नहीं है, ठीक है। है ना? जितना ज़्यादा आप फॉलो करोगे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जितना कम आप फॉलो करोगे उतना ही आपका नुकसान भी होगा। ठीक है। सेम है डॉक्टर्स के लिए भी और ठीक है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए भी। ठीक है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का एडिक्शन में नहीं है, एडिक्शन हो जाता है उनको भी, ठीक है। वो भी इस तरह की कई बार गलतियां कर जाते हैं। ठीक तो ये सभी के लिए है। हम्म। बट ये है कि भाई अगर आपको नॉलेज है और आप उसको अप्लाई करते हो तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, आप अपने प्रोफेशन को बेटर कर सकते हो, आप लोगों की ज़्यादा मदद कर सकते हो, है ना? अंडरस्टूड। लेकिन डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो सभी के साथ है। ओके, इंसान है सब, तो सबको अट्रैक्शन तो होता हाँ, है। इवन मेंटल हेल्थ इश्यूज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी होते हैं। फिर वो दूसरे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हैं। खुद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो जाना पड़ता है। राइट। तो सर आप एवरीडे रूरल पॉपुलेशन से भी मिलते हैं, लोग आते हैं आपके पास, अर्बन वाले भी आते हैं, शहर के लोग भी आते हैं, तो आजकल कॉमन क्या है, कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या क्या आ रही हैं? देखो, मोस्टली तो एंजाइटी डिप्रेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। और आजकल जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है वो है एडिक्शन का, है ठीक है। ना? जो निकोटीन है, जो स्मोकिंग टोबैको ये जो प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें निकोटीन है। तो निकोटीन रिलेटेड एडिक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन है, 21% प्रिवलेंस है। मतलब 5 में से एक आदमी निकोटीन का एडिक्शन है उसको, ओवरऑल पॉपुलेशन में। यस, 21% है प्रिवलेंस जो है वो। ओके। और सबसे ज़्यादा एडिक्टिव है निकोटीन। इतना ज़्यादा एडिक्टिव होता है कि उसको छोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और लोग इसको इतना सीरियसली भी नहीं लेते हैं।
क्योंकि कुछ एक्यूट प्रॉब्लम्स नहीं है इसके साथ, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स है। धीरे धीरे आपको लंग्स के इश्यूज होने लगते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली आपको इन्फेक्शंस होने लगते हैं, सीओपीडी जो बीमारी है वो होने लगती है, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो देखने को मिलती है। निकोटिन, हाँ, निकोटिन जो है वो उसके एडिक्शन की तरफ जो है वो सबसे ज़्यादा जाते हैं। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? मेंटल हेल्थ कॉमन क्या है आजकल? हाँ, तो इसमें एंजाइटी डिप्रेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है। तीसरी चीज़ जो है वो एडिक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसमें भी निकोटीन का सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। सेकंड नंबर पे अल्कोहल आता है, मतलब 10 to 11% इसका प्रिवलेंस है, तो ये भी काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा और भी सब्सटेंस हैं जो धीरे धीरे इनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, जैसे ओपियोइड है, स्मैक है, कैनाबिस है। इन सब चीज़ों का ट्रेंड जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन डेफिनेटली एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है। ओके, एज ग्रुप चाहे कोई भी हो? हाँ, इन ऑल एज ग्रुप्स। ओके, बड़े मतलब कि कोई ऐसे बूढ़े लोग हैं उनको भी, और चाहे चाइल्ड भी, एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज द कॉमन थिंग। यस, सिर्फ डिफरेंस ये है कि प्रेजेंटेशन अलग हो जाता है। ठीक है। जैसे मान लो बच्चों की बात करें, तो बच्चों को अगर डिप्रेशन है तो ये नहीं बोलता कि मेरा मन उदास है या मेरे को नींद नहीं आ रही है ना, इस तरीके से नहीं होता है। बच्चों में चिड़चिड़ापन सबसे ज़्यादा आता है और बच्चों में फिजिकल कंप्लेन ज़्यादा होने लग जाती हैं। ठीक है। जैसे वो धीरे धीरे बोलने लगते हैं, बैक पेन, ये पेन, पेट में दर्द, जो सबसे ज़्यादा कॉमन बच्चे कंप्लेन करते हैं। और चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एग्रेसिव होने लग जाते हैं बच्चे जब उनको डिप्रेशन होता है। ठीक है। एडल्ट में जो कॉमन प्रेजेंटेशन रहती है भाई, उनको समझ में भी आ जाता है उनको कि भाई हाँ मेरा मन बहुत उदास रह रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, इच्छा नहीं हो रही है, आजकल मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में। जो ओल्ड एज है उनमें भी बहुत अलग डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है, लाइक चिल्ड्रंस। तो उनमें भी फिजिकल कंप्लेन सबसे ज़्यादा होती है और चिड़चिड़ापन सबसे ज़्यादा आने लगता है। ठीक है। तो डिफरेंट होती है सिर्फ प्रेजेंटेशन में, लेकिन कॉमन तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही है। ठीक है। साइकेट्री की बात आते ही हमें सिर्फ एक ही बीमारी समझ में आती है, वो है साइकोसिस की बीमारी। अच्छा। जिसको लोग पागलपन की बीमारी हाँ, बोलते ठीक हैं। है। डेफिनेटली ये टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा स्टिग्मा क्रिएट करती है और इसको यूज़ भी नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिटेड है ये वर्ड। ठीक है। लेकिन इसका जो प्रिवलेंस है वो ओनली 1% है। अच्छा। और इंडिया में तो 0.8% है। तो मैं अगर मान लो 100 पेशेंट देख रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक पेशेंट इसका देखता हूँ। और ये जो कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन, 70 से 80% तो ये लोग हैं। इसकी बात ही नहीं हो रही ज्यादा। और उनको स्टिग्मा है उस 1% बीमारी का। अच्छा समझ गया। तो इस वजह से बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट गैप हो जाता है, 75 to 85%। ठीक है, वो लोग सोच रहे हैं कि कहीं हम वो 1% में वो तो ब्रैकेट में नहीं है। हाँ, राइट। तो ये सबसे बड़ा इशू है और ये सबसे बड़ा स्टिग्मा है। तो सर आपने बार बार फिजिकल हेल्थ के बारे में कहा कि मेंटली वो थोड़ा सा ठीक नहीं है तो मेंटल हेल्थ खराब होती है, तो वो फिजिकल पेन आ जाता है, बैक में पेन आ गया स्टमक, तो कितना रिलेटेड है कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो फिजिकल पेन भी होगा? इज इट रिलेटेड? यस, ऑफ कोर्स। देखो, अगर आप मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हो तो डेफिनेटली आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आप बताऊं कि किसी को अगर एंजाइटी इशू है, ठीक है। तो एंजाइटी की कॉमन सिम्टम क्या है? सबसे कॉमन है आपको पेट की दिक्कत होती है, बार बार गैस बनती है, ठीक है। बार बार काफ़ी लोगों को फ्रिक्वेंटली डायरिया होता है, काफ़ी लोगों को फ्रिक्वेंटली कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसको हम IBS भी बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है। ठीक है। दूसरा, पाल्पिटेशंस, हम्म। आपको पाल्पिटेशंस होते हैं, महसूस होती है धड़कन बढ़ी ठीक है। हुई। तीसरा, ब्रीथलेसनेस महसूस होती है, आपको सांस दबती हुई महसूस होती है। ठीक है। चौथा, आपको फिजिकल पेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने लोगों को देखा होगा कंप्लेन करते हो, मेरे कभी यहाँ दर्द रहता है, कभी यहाँ दर्द रहता है, स्पेशली फीमेल्स को होता है। कभी लोअर लिम्स, मतलब टांगों में पाँव है या इधर दर्द है, उधर दर्द है, जांचें करा ली, सब नॉर्मल आती हैं। हाँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंजाइटी और डिप्रेशन। अच्छा। और सब के फिजिकल सिम्टम्स हैं। इसीलिए तो सिर्फ मेंटल हेल्थ इश्यूज सिर्फ यही नहीं है, आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है वो। ठीक है। और आपको काफी बीमारियों के लिए प्रोन बनाता है। अब इतना हार्ट अटैक आजकल बढ़ रहे हैं, जो अपन ने देखा है कि इतने हार्ट अटैक कैसे बढ़ गए एकदम छोटे से। छोटे लोगों को भी आ रहे हैं, कम उम्र वालों को। तो उसका एक रिस्क फैक्टर है स्ट्रेस। हम उस पर ऊपर फोकस ही नहीं करते। ठीक है। जब भी आपको स्ट्रेस होता है, आप एग्रेसिव होते हो, आपको एंगर होता है, कोर्टिसोल रिलीज होता है बॉडी में। कोर्टिसोल इज स्टीरॉइड। ठीक है। और वो आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है। ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल तो सबसे रूट है ना, हाइपरटेंशन के लिए भी, आपके कार्डियक इश्यूज के लिए भी। तो अल्टीमेटली स्ट्रेस आपको कार्डियक इश्यूज की तरफ लेके जाता है। तो आप जब कंपैरिजन करते हो
किसी को एंजाइटी डिप्रेशन रहा होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो ज़्यादा कार्डियक की इश्यूज इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है, एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल। राइट। तो सर कोई अगर ये वीडियो देख रहा है अभी, है ना, और उसको अभी खुद में चेक करना है, लाइक कुछ चेक पॉइंट्स है कि भाई मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरा मेंटल हेल्थ सही है, तो क्या ऐसे कुछ चेक पॉइंट्स है या फिर खराब है, तो ऐसे कुछ चेक पॉइंट्स है या सिम्टम्स जो आइडेंटिफाई कर पाए? देखो, मेंटल हेल्थ इश्यूज अपन, ये क्या है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज या मेंटल हेल्थ बीमारियां, ये ऐसा नहीं है कि ये बीमार है और ये बीमार नहीं है, इस तरीके से अपन नहीं बोल सकते। इट्स ए स्पेक्ट्रम। ठीक है, आप मेंटली हेल्दी हो और आपको डिस्टरबेंस चालू होता है, ठीक है, और वो डिस्टरबेंस आप इग्नोर कर रहे हो, तो आप मेंटल हेल्थ इलनेस की तरफ चले जाते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये जो ग्रे पीरियड है, ये जो बीच का जो एरिया है, वहां आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप मेंटल हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, उस समय अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हो, या आप काउंसलिंग लेते हो, या आप कंसल्टेशन लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप उस बीमारी तक पहुंचने से रोक सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो कॉमनली सबसे पहली चीज जो शुरू होती है ना, आपका व्यवहार चेंज होने लगता है, और आपको खुद को भी समझना होगा ठीक है, कि आप अब फ्रिक्वेंटली इरिटेबल रहने लग गए, आप चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होने लग गया, छोटी छोटी चीजों में आपको चिड़चिड़ापन होता ठीक है, है, आपका फोकस काफी कम हो गया ठीक है ना, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, आपको ओवर थिंकिंग होना शुरू हो गया है, आप इरेटिक बिहेवियर करने लग जाते हो, या पहले आप ओकेजनली अल्कोहल यूज करते थे, अब अल्कोहल बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने लग गए, है ना, आपकी नींद डिस्टर्ब रहने लग गई है, आपको जरूरत से ज्यादा टायर्ड फील होने लग गया है ना, पहले आप आराम से आधा घंटा रनिंग करते थे, अब आपको थकावट महसूस होती है, आप आधा घंटा नहीं भाग पाते, है ना, पहले आप पूरे दिन भर में लोगों से आराम से बात कर लेते थे, अब आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है, और बहुत फ्रिक्वेंटली आपकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, है ना, आपका फूड इनटेक कम हो रहा है धीरे धीरे। तो ये सारे साइन होते हैं। जैसे ही आप ये सारी चीजें होने लगती हैं, आपको एंजाइटी इश्यूज चालू होते हैं। तो एंजाइटी इश्यूज जब आने लगते हैं, तो आपको पाल्पिटेशंस महसूस होने लगते हैं, पसीना और ड्राई माउथ होने लग जाता है, ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है, घबराहट सी महसूस होने लग जाती है। तो ये सारी चीजें जब आपको समझ में आने लगे, तो डेफिनेटली आपको अवेयर होना चाहिए, और आपको समझना चाहिए कि अब मुझे ब्रेक की जरूरत है, राइट। अब मुझे हेल्प की जरूरत है। तो अब आपने हेल्प की बात की, तो हेल्प हम सोच रहे हैं तो क्या होगा कि एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाया जाएगा, पर कॉमन उससे पहले चीज हम में आती है कि यार मैं वहां क्यों जाऊं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं फ्रेंड से बातें कर लेता हूँ, है ना, वही मेरे काउंसलर बन जाएंगे। कई बार ऐसी बातें भी होती है कि बेस्ट फ्रेंड इज द बेस्ट काउंसलर, ऐसी। तो क्या ये सही है कि फ्रेंड्स आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, या फिर आपको काउंसलर की नीड है? देखो, एक चीज होती है काउंसलिंग और एक चीज होती है थेरेपी। ठीक है, ठीक है, काउंसलिंग बहुत ले टर्म है ना, ठीक है, एक नॉर्मल टर्म है, काउंसलिंग कोई भी कर सकता है। ठीक है, आप अपने दोस्त के पास गए, वो आपको बता रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है, कोई मानी इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं, चल अपन घूम के आते हैं, या चल अपन ना डेली संडे को अपन मॉर्निंग वॉक शुरू करेंगे, या हाइकिंग पे जाएंगे, इस तरह की चीजें, तो वो काउंसलिंग है। और काउंसलिंग कोई भी कर सकता है, और काउंसलिंग करवानी चाहिए डेफिनेटली। हमको हेल्प के लिए आप किसी के पास भी जा सकते हो, ठीक है, जिस पे आपको ट्रस्ट है, आपकी इंफॉर्मेशन को जो ट्रस्ट वर्दी है, आपकी इंफॉर्मेशन को सही प्राइवेट रखेगा। ठीक है, दूसरी चीज होती है थेरेपी। जब आपको लग रहा है कि मैंने काफी लाइफ स्टाइल चेंजेस किए हैं, मैं अपनी फ्रेंड की भी हेल्प ले रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे प्रॉब्लम्स हैं, परजिस्ट कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। थेरेपी क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट होता है ना, उसमें स्ट्रक्चर्ड होता है वो, तो उसमें टेक्निक्स फॉलो होती हैं जो कि एक प्रोफेशनली कर सकता है। ठीक है, 45 to 1 hour का एक सेशन होता है, वीकली सेशंस होते हैं, वो दैट इज ए ट्रीटमेंट। उसके बाद आता है फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, है ना, तो ये तो ट्रीटमेंट है, लेकिन काउंसलिंग आप किसी से भी ले सकते हो। ओके, वो लेना बेटर है कि अपने फ्रेंड से बात। हाँ, इनिशियली आपको उसकी हेल्प भी लेनी चाहिए। सबसे पहले जब भी आपको समझ में आने लगे कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, डेफिनेटली यू शुड चेंज योर लाइफ स्टाइल। आपको ब्रेक लेने की जरूरत है, आपको अपने फ्रेंड से, जिससे भी ट्रस्टवर्दी पर्सन है, उससे बात करने की जरूरत है। उसके बाद भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, आपको प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए, है ना। तो दैट इज द सेकंड और थर्ड पार्ट या थर्ड स्टेज। ओके, तो मेरा आखिरी सवाल यही था कि अगर कोई अभी कुछ चेंजेस कर पाए
तो वो क्या कर पाते हैं? तो वो तो अभी आपने ही बता दिया कि लाइफस्टाइल चेंजेस करो, तो आपने सवाल का आंसर खुद दिया। अब मुझे ओसीडी, एडीएचडी, साइकोसिस, एडिक्शन, उस पे बहुत सारी बातें करनी है, पर वो सब अलग एक टॉपिक, अलग एक पॉडकास्ट वो डेडिकेट करेंगे उस पे। तो थैंक यू सो मच Definitely. फॉर जॉइनिंग अस ऑन द पॉडकास्ट। आई होप यू लाइक्ड इट और Yeah, सबको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। Thank you.